नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 7th पेपर का जो भाग 1 है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। हम डेली एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और प्रयास करूँगा कि मैं एक दिन में 2 या 3 या 4 टॉपिक आपको पढ़ा दूँ और जल्दी 10 या 15 दिन में हम भाग 1 कंप्लीट कर लें, फिर भाग 2 और भाग 3 की ओर जाएंगे। भाग 1 में आप सिलेबस एक बार देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है भारतीय समाज की विशेषताएँ। इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप सामान्य शब्दों में इसको आप समझ सकते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो जो बेसिकली सामाजिक विधान है या सामाजिक विधान का समाज पर जो प्रभाव है, आज का टॉपिक है और इस सिलेबस में अगले टॉपिक में शामिल है। तो प्रश्न यह है कि सामाजिक विधान में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको क्या क्या जानना चाहिए। तो पहला क्या है, पहला प्रश्न हो सकता है कि सामाजिक विधान होता क्या है, एक प्रश्न हो सकता है। और दूसरा प्रश्न हो सकता है सामाजिक विधान की विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है या उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक, गुण दोष क्या है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और उसके बाद अंतिम रूप से जो है हम सामाजिक विधान के प्रभाव, सामाजिक विधान के प्रभाव को समझेंगे। और चूंकि सामाजिक विधान हम पढ़ते जा रहे हैं इसलिए कुछ उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण के माध्यम समझेंगे कि क्या क्या सामाजिक विधान होते हैं और कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनको हम सामाजिक विधान कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इसके इतिहास में जाएंगे, मतलब इतिहास मतलब स्वतंत्रता पूर्व भी जो विधियाँ बनाई गई हैं जिनके माध्यम से समाज में परिवर्तन आया है, उन विधियों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, सामाजिक विधान क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। सामाजिक विधान क्या होता है, ठीक है, किसको हम सामाजिक विधान कहते हैं। देखिए, विधियाँ होती हैं, जब से भारत में संविधान लागू है तब से विधि बनाने का अधिकार या तो संसद को दे दिया गया है या तो फिर विधानमंडल को दे दिया गया है। मतलब संसद या विधानमंडल क्या बनाती है, विधियाँ बनाती हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो विधि बनाने की जो परंपरा है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वैसी विधियाँ ही बनाई जाएंगी जो संविधान के अनुरूप हैं। तो इनमें से कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं जो समाज की कुरीतियों को दूर करने हेतु क्या की जाती हैं, निर्मित की जाती हैं। उन विधियों को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विधान कहते हैं। तो पार्लियामेंट है या आपका जो लेजिस्लेटिव है उसमें बहुत सारी क्या बनती हैं, विधियाँ बनती हैं, लेकिन ऐसी विधियाँ जो समाज की कुरीतियों को क्या करें, दूर करें, उनको हम क्या कहेंगे, सामाजिक विधान कहेंगे। समाज की कुरीतियों को दूर करें, या अगले शब्द में लिख सकते हैं कि जो शोषित वर्ग है, ठीक, कि कुरीतियों के कारण एक विशेष वर्ग क्या होता है, शोषित वर्ग बन जाता है। तो शोषित वर्ग का अधिक से अधिक क्या किया जाए, कल्याण किया जाए या उनको संरक्षण दिया जाए या उनको अधिकार प्रदान किया जाए। तो ऐसी विधियां जो समाज की कुरीतियों को दूर करती हैं और शोषित वर्ग का कल्याण करती हैं, सामाजिक विधियां कहलाती हैं, ठीक। पार्लियामेंट बहुत सारी विधियां बनाती हैं, लेकिन यदि कोई भी विधि, आज के बाद आप क्या करेंगे, देखिए, अगर आपको मेंस में अच्छा अंक लाना है तो करेंट के अधिनियमों को अगर आप लिखते हैं तो उसमें अंक अधिक मिलता है। ऐतिहासिक उपबंधों को लिखेंगे तो हो सकता है कि उसमें कम नंबर मिले, लेकिन अगर आप करंट की कोई विधियां हैं तो आप आज के बाद जब कभी भी पार्लियामेंट में या आपके विधानमंडल में, दोनों स्थानों पे कहीं पर भी कोई विधि बनती है जिससे आपको लगता है कि समाज की कुरीतियां क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं, या समाज की कुरीतियों के कारण क्या होता है, एक विशेष वर्ग क्या हो जाता है, शोषित वर्ग हो जाता है। तो शोषित वर्ग को किसी प्रकार से क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है, तो उन विधियों को आप याद कर लीजिए, ठीक। आज के बाद हमेशा आप याद रखें, कभी भी आप पढ़ते हैं। अब तो फिलहाल जितनी भी विधियां बनेंगी, जैसे लेटेस्ट में आपके 3 तलाक पे एक विधि है, ठीक, लेटेस्ट विधि है जो मुस्लिम महिलाओं को क्या प्रदान कर रहा है, अधिकार प्रदान कर रहा है। तो आज के बाद से ही, आज से ही आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी विधि बनेगी, ठीक, उसको आप तत्काल क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक, याद रहेगा। तो सामाजिक विधान क्या है, सामान्य शब्दों में ऐसी विधियां जो समाज की कुरीतियों क्या करती हैं, दूर करती हैं। और एक विशेष जो शोषित वर्ग होता है, कुरीतियों के कारण एक वर्ग क्या, जैसे समाज में कुरीतियां हैं, पर्दा प्रथा है, तो उससे शोषित वर्ग कौन हो जाएगी, महिला हो जाएगी। यदि समाज में सती प्रथा है तो शोषित वर्ग कौन है, महिला है। यदि समाज में बाल विवाह है तो शोषित वर्ग कौन है, महिला है, ठीक। यदि दहेज प्रथा है तो शोषित वर्ग क्या है, महिला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज में कुरीतियां केवल महिलाओं के विरुद्ध ही होती हैं, ऐसा भी आप नहीं समझेंगे।
हमारे जो भारतीय समाज में ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ पर जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे या जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार होते आया है। तो अगर कोई विधियाँ जो हैं अनुसूचित जाति के लोगों को भी अगर अधिकार प्रदान करती है तो वह विधियाँ भी क्या हैं, सामाजिक विधान है। ठीक, याद रखिएगा, इसको केवल महिलाओं तक सीमित नहीं करेंगे आप, शोषित वर्ग कोई भी हो सकता है। समाज जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है तो एक समय ऐसा भी आएगा जब महिलाओं का वर्चस्व भारत में जो है शिखर पे होगा, तो पुरुष वर्ग भी क्या हो सकता है, शोषित वर्ग हो सकता है। एक संभावना है, मैं नहीं कह रहा कि जो पुरुष वर्ग है अभी शोषित वर्ग है, लेकिन ये समाज क्या है, परिवर्तनशील है, तो शोषित वर्ग कोई भी हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी लगे कि सामाजिक कुरीतियों के कारण कोई विशेष वर्ग क्या है, शोषित हो रहा है, और यदि कोई विधि आती है जो इनको अधिकार प्रदान करती है तो उन विधियों को हम क्या कहेंगे, सामाजिक विधान कहेंगे। ठीक, सामाजिक विधान क्या है, 2 नंबर में आता है, आप लिख लेंगे। हम आगे बढ़ें, क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विधान क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। ठीक, यदि आप सीधे उदाहरण के तौर पे समझें तो मैं सीधे उदाहरण के तौर पे भी आपको समझा सकता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो है सामाजिक विधान जो है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जब भारतीय संविधान निर्मित हुआ, हमारी सबसे बड़ी संविधान की विशेषता है, भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ तो होता क्या है, जब कभी भी संविधान निर्मित होता है तो उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के अधिकारों के संदर्भ में ही उल्लेख किया जाता है। लेकिन हमारे जो संविधानवेत्ता थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया, केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बातों को उल्लेखित ना कर सामाजिक परिवर्तन संबंधित मुद्दों को भी क्या कर दिया, संविधान में शामिल कर दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका मूल अधिकार। ठीक, देखिए हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि केवल राज्य के 3 अंग होते हैं, उनको परिभाषित ना करके सामाजिक परिवर्तन या समाज की जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहला जो उदाहरण था क्या, मूल अधिकार, और दूसरा आपका क्या है, नीति निदेशक तत्व। सबसे पहला प्रयास भारत में संविधान जब निर्मित किया गया तो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से क्या किया गया, समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे आपका आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता, विधियों द्वारा समान संरक्षण। ठीक, आर्टिकल आपका क्या 15, राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल क्या 16, लोक नियोजन के पदों में या सरकारी पदों में राज्य, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 17 सबसे महत्वपूर्ण, अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को पूर्णतः क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। ठीक, उसके बाद जो आर्टिकल 18 था, उपाधियों का अंत। ठीक, आर्टिकल 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक, संघ, समिति, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, विचरण करने की स्वतंत्रता है, किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता है। और सबसे बड़ी बात है उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक, व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल जो आपका 19(6) है सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। व्यापार, वाणिज्य, आजीविका की क्या है, स्वतंत्रता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय संदर्भ में क्या था, पहले पूरा समाज जातियों के आधार पर विभाजित था और समाज में बहुत सारी ऐसी जातियां थीं जिनके कार्य पहले से फिक्स थे। एक जाति का व्यक्ति दूसरे कार्यों को संपादित नहीं कर सकता। या वर्ण व्यवस्था में आप समझ सकते हैं कि जो ब्राह्मण है वो क्या करेगा, केवल क्या करता था, वो वैदिक कार्यों को संपादित करता था। बहुत सारी जातियां हुआ करती थी, स्पेसिफिक टास्क करती थी। इससे क्या होता था, कुछ ऐसी जातियां थी जो विशेषकर जो दलित वर्ग के लोग थे उनको अन्य कार्य सौंपा ही नहीं जाता था, ये अन्य कार्यों को संपादित करने से रोका जाता था। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी क्या नहीं हो पाती थी, सशक्त नहीं हो पाती थी। लेकिन 19(6) आने के बाद जो है इस समस्या का समाधान हो गया और किसी व्यक्ति को आजीविका करने का क्या है, जीवन अर्जन करने के लिए किसी प्रकार के व्यापार, वाणिज्य करने क्या दे दिया गया है, अधिकार दे दिया गया है। ठीक, तो आप 19 को लिख सकते हैं। जैसे आप 21 क्या कहता है, किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को केवल विधियों के माध्यम से बाधित किया जा सकता है। हालांकि बाद में जो है
मेनका गांधीवाद के बाद इसका जो है डेफिनेशन बदला या इसकी व्याख्या बदल गई, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता के रूप में इसको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। और क्या कर सकते हैं, आर्टिकल जो आपका क्या है 23 है, क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बलात्श्रम को पूर्णतः क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। अगला क्या है आपका आर्टिकल 24, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजन से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये सब क्या है, आपके भारतीय संविधान के मूल अधिकार में दिए गए ऐसे अधिकार हैं जिनका मूल उद्देश्य क्या है, समाज की कुरीतियों को क्या करना है, दूर करना है। ठीक। आर्टिकल 15 जैसे धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, जबकि हमारे देश में क्या था, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ठीक, लिंग के आधार पे, महिलाओं पुरुषों में क्या था, आपस में क्या था, विभेद था। ठीक, वंश के आधार पे इस प्रकार के विभेदों का कर दिया गया, दूर कर दिया गया। तो सामाजिक जो विधान हैं उसमें अगर हम प्रारंभ देखेंगे तो भारतीय संविधान के साथ ही सामाजिक विधान बनने लगे थे और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया। जैसे नीति निर्देशक तत्वों की आप बात करें तो उसमें आपका आर्टिकल आपको क्या मिलेगा, 38 क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, 38 आपका क्या कहता है, 2 कहता है, 38(2) क्या कहता है जी, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अगला क्या है आपका आर्टिकल क्या है 39 का क्या कहता है, समान अवसर के आधार पे न्याय देना या निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये क्या है आपका 39 का है। और अगर आप देखें तो 44 जिसमें लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता। हालांकि भारत देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाई है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही भारत में क्या लागू कर दिया जाए, समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। ठीक, ये भी एक प्रकार से क्या है, सामाजिक विधान के लिए एक प्रयास है। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो 45 आएगा। 45 में क्या लिखा हुआ है, जो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और पोषण की व्यवस्था की जाएगी। आर्टिकल आप 46 जाएंगे तो 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति और आपके दुर्बल वर्ग हैं उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी क्या है, हितों की रक्षा करना है। और क्या है आपका आर्टिकल 47, लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्था करना। ठीक, और यहाँ तक कि जो मादक पदार्थ हैं और नशीली पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करना। हालांकि बहुत सारी राज्य सरकारें हैं प्रतिबंध नहीं लगा पा रही, हालांकि निदेशक तत्वों में बाकायदा कह दिया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि क्या करेगा, मादक पेय पदार्थों, नशीली पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करेगा। ठीक, तो जब कभी भी आप सामाजिक विधान के संदर्भ में लिखेंगे, देखिए अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अंक आता है। 2 अंक आता है, सामाजिक विधान क्या है लिख दीजिए। 4 अंक का है तो आप इसको भी थोड़ा बहुत डिफाइन कर दीजिए। ठीक, अगर स्थान कम है तो केवल अनुच्छेदों का नाम लिख दीजिए। ठीक, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके। और अगर आपको बड़ा देता है तो पूरा एक जो है शब्दावली को क्या कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। सामाजिक विधान का प्रयास जो है संविधान निर्माण के साथ ही हुआ। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, सामाजिक विधान के ऐतिहासिक संदर्भों में हम देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से जो महिला है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो महिला वर्ग सबसे शोषित वर्ग रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक, महिला जो है हमेशा क्या रही हैं, प्रताड़ित रही हैं। और जितनी भी कुरीतियाँ समाज में विद्यमान हैं, अधिकांश कुरीतियाँ किनके लिए हैं, महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए हैं। आप माने या ना माने, सबसे जो बड़ा शोषित वर्ग है कौन है, महिला है। ठीक, तो एक हम क्या करते हैं कि इसमें से अब आप कहेंगे कि शोषित वर्ग में क्या केवल महिलाएं हैं, मैंने नहीं कहा भाई, अनुसूचित जनजाति भी शोषित हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग भी शोषित हैं। ठीक, बहुत सारे वर्ग के लोग भी क्या मिलेंगे आपको, शोषित मिलेंगे। लेकिन चूंकि सबसे अधिक अगर किसी का शोषण हुआ है तो किनका हुआ है, महिलाओं का हुआ है। और स्पेशली इसलिए हुआ है क्योंकि समाज में क्या विद्यमान थी, कुरीतियाँ। याद रखिए, कुरीतियों का मतलब क्या है, रीतियाँ हैं वो, मतलब समाज में उसको मान्यता प्राप्त है, एक प्रकार से जनरीति का रूप ले चुकी हैं, प्रथा है, रूढ़ियाँ हैं, मान्यताएं हैं। ठीक, इनके आधार पे क्या करती हैं, लंबे समय तक सर्वाइव करती हैं। इसलिए मैं केवल महिलाओं को फोकस करके आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप भी जब रिटर्न करने के लिए आए तो केवल और केवल किनको लिखें, जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ उन्हीं को आप लिखिए। ठीक, अब आप जनसंख्या कानून पे लिखेंगे, अनुसूचित जाति जनजातियों पे लिखेंगे तो आंसर राइटिंग में बिखराव आ जाता है। आंसर राइटिंग जो है स्पेसिफाई होना चाहिए, जो आपका सेक्टर है, ठीक, उस पर ही क्या करना चाहिए, आंसर राइटिंग करना चाहिए।
याद रहेगा। अब देखिए हुआ क्या था, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं सर जिसमें 1829 लिखा हुआ है। हुआ क्या था कि बहुत सारी जो विधियां हैं ब्रिटिश काल में बनी हुई थी, बहुत सारी विधियां हैं ब्रिटिश काल में क्या थी, निर्मित थी। तो प्रश्न ये था कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो क्या उन विधियों को समाप्त कर दिया जाए, नई विधियों को बनाया जाए। तत्कालीन परिस्थितियों में इतनी सारी विधियों को नए तरीके से या नए कलेवर में बना पाना संभव नहीं था। इसलिए भारतीय संविधान में क्या किया गया, संसद को क्या बना दिया गया, विधि बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। और संसद जब बनी, ठीक, उसके पश्चात अधिकांश ब्रिटिश काल की विधियों को भारत में एज इट इज क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लागू करने के पीछे अंग्रेजी मानसिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी विधियों क्या कर सकते थे, संशोधित भी कर सकते थे, और ऐसा हमने किया भी। और बहुत सारे ऐसे, देखिए ब्रिटिश विधियों को आप एकदम सामान्य से नहीं मानेंगे या शोषणकारी नहीं मानेंगे। ये वही ब्रिटिश हैं जिनके शासनकाल में सूर्य अस्त नहीं होता था, मतलब पूरे विश्व में क्या करते थे, साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ब्रिटिश विधियों का क्या करते थे, समर्थन करते थे। और इनके आने से, हालांकि मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के स्तर पर समझा रहा हूँ, उन्होंने कुछ ऐसी विधियाँ बनाई जिनके माध्यम से महिलाओं को अधिकार मिले। और इसलिए हमने भी क्या किया, उन विधियों को स्वीकार कर लिया प्रारंभिक स्तर पे। बाद पे हमने समय आया तो हमने आवश्यकता अनुसार उन विधियों को क्या कर दिया, संशोधित भी कर दिया या परिमार्जित कर दिया, और ऐसा होते आया है। तो मैं ऐतिहासिक संदर्भ में जो है स्टार्टिंग से आपको पढ़ाते जा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। सबसे पहले जो सामाजिक विधान बना भारत में, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ करता था, राजतंत्र था, और राजतंत्र में लिखित विधियाँ नहीं हुआ करती थी। प्रायः क्या करते थे, राजा विधियों को बनाए रखते थे और चलता था। कोई वैधानिक तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया इनको, या इनको लिखित रूप नहीं दिया गया था। जो लिखित रूप दिया गया है ब्रिटिश के आने के बाद। तो जो सबसे पहले जो आपका प्रयास आपको देखने को मिलेगा, सबसे जो पहला, हालांकि एक भारतीय ने ही प्रयास किया था जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, ठीक, और उन्होंने जो है उन्हीं के प्रयास से सती निवारण अधिनियम बना था। क्या बना था, सती निवारण अधिनियम, ठीक। ये आपका 1829 में बना था। नोट्स हमेशा याद रखिए, ठीक है, अपने साथ हमेशा लेके चलिए। थोड़ी सी क्लास जो है लंबी चलेगी, लेकिन इसको पढ़ने के बाद या इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा बड़ा नोट्स मत पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने को पढ़ लीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सती निवारण अधिनियम लिख लीजिए। सबसे पहले जो है उदाहरणों में सती निवारण अधिनियम, कौन सा अधिनियम, सती निवारण अधिनियम, यह है 1829, ठीक। इसके माध्यम से भारत में जो सती प्रथा थी उसको पूर्णतः क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन समय के साथ, मैंने पहले भी कहा, हमने पहले इसको क्या कर लिया, इस विधि को स्वीकार कर लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अभी 80 के दशक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, फिर से जो है सती प्रथा जो है भारत में प्रारंभ होने लगी थी। इससे सरकार को ऐसा लगने लगा, या पार्लियामेंट में लोगों ने विचार किया कि ये जो सती निवारण अधिनियम 1829 का है, अब जो है तत्कालीन परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं रहा। इसलिए इसमें क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है, और इसके स्थान पे जो है, लिख लीजिए, ठीक, नवीन अधिनियम लाया गया, या उसी का संशोधित रूप है सती निवारण अधिनियम। ये आपका लिख लीजिए 1987 में आया है। सती निवारण अधिनियम 1987 में आया है, ठीक। और इस सती निवारण अधिनियम में कुछ नई बातें शामिल कर दी गई हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति जो है सती का महिमा मंडल करता है तो उसको भी किसकी श्रेणी में लाया गया है, अपराध की श्रेणी में लाया गया है। अब ऐसा क्यों गया है, सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति है जो कुलीन है या बुद्धिमान है, यदि वह सती प्रथा का समर्थन करता है, उसका महिमा मंडल करता है, तो हो सकता है कि कोई सामान्य महिला इन बातों को सुन के सती होने की इच्छा रखे। तो क्यों ना सती महिमा मंडल को ही क्या बना दिया जाए, अपराध बना दिया जाए। याद रखिए, व्यवहारिक जीवन में भी आप याद रखिए कि अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति जो है सती प्रथा का महिमा मंडल करता है तो वह अपराध है, ठीक। और नया शब्द क्या कर दिया गया, कोई महिला जो है
सती होने का प्रयत्न भी करे, सती होने का प्रयत्न भी करे तो उसको भी क्या कर दिया गया है, अपराध की श्रेणी में लाया गया है। किसकी श्रेणी में लाया गया है, अपराध की श्रेणी में लाया गया है। ठीक, तो सही सती प्रथा का महिमा मंडल करना या सती होने का क्या करना, प्रयत्न करना, ठीक, या किसी को सती होने के लिए तैयार करना, सती होने के लिए क्या करना, तैयार करना। आप सब सतर्क रहिए, आप लोग भी किसी को तैयार नहीं करेंगे, नहीं तो अभी क्या आएगा, जो 1987 का अधिनियम है उसके आधार पे क्या आएगा, दंडनीय अपराध है। कौन सा अपराध है, दंडनीय अपराध है। तो इसके माध्यम से क्या होगा, एक प्रकार से इसको सामाजिक विधान क्यों कहा, क्योंकि समाज में कुरीति थी क्या, सती प्रथा, उसको समाप्त करने के लिए क्या किया गया, इसको लाया गया, इसलिए क्या कहलाएगा, सामाजिक विधान कहलाएगा। इससे होगा क्या, जो सती प्रथा है धीरे 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 क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फंडा क्लियर हुआ। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल एक आपको मिलेगा, दूसरा एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए। एक हमारे यहाँ बहु विवाह था, बहु विवाह का मतलब समझ रहे हैं ना, एक से अधिक विवाह। पुराने ज़माने में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स, उनसे पूछिए कि उनकी कितनी पत्नियां हुआ करती थी, तो बताएंगे कम से कम 3 या 4 तो लोग रखते ही थे। जबकि एक प्रकार से सामाजिक कुरीति है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की जो है 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती हैं तो उससे होगा क्या, उन महिलाओं के साथ क्या होता है, शोषण होता है। अगर 4-5 पत्नियां हैं तो क्या करेगा, ठीक, अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और भारतीय समाज में एक प्रकार से कुप्रथा थी, लोग बहुविवाह करते थे, मतलब बातें ऐसी चलती थी कि किसी व्यक्ति की अगर 4 पत्नियां हैं तो अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। हालांकि समाज में क्या कुरीतियाँ थी और हम उसको स्वीकार करते थे, तो इसको जो है पूर्णतः क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। जो आपका भारतीय दंड संहिता थी, लिख लीजिए, भारतीय दंड संहिता जो 1861 में बनी थी। कब बनी थी, 1861 में बनी थी। उसमें जो है आर्टिकल आपको मिलेगा 494 और एक आर्टिकल आपको मिलेगा 495। ठीक, याद रखिए, अभी भी ये सर्वाइव करता है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पति या पत्नी, ठीक, जीवन काल में, मतलब पति है तो उसके पत्नी के जीवित रहते हुए, या कोई पत्नी है तो उसके पति के जीवित रहते हुए यदि अन्य विवाह करे, ठीक, मतलब एक पति है सपोज और उसकी पत्नी जीवित है, यह जानते हुए भी अन्य विवाह करे, तो वह क्या है, दंडनीय अपराध है। उसे कितने साल की सजा हो सकती है, 7 वर्ष की सजा हो सकती है। कितने वर्ष सजा हो सकती है, 7 वर्ष। और जुर्माना लिखा हुआ है, याद रखिए। जब कभी मैं क्या करूं, या और लिखूं, और का मतलब क्या है, मतलब 7 साल की सजा हो के रहेगी, उसके साथ क्या होगा, जुर्माना होगा। यदि मैंने या लिख दिया, मतलब हो सकता है कि अगर अब उसके बाद जज के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि या तो उसको सजा दे या जुर्माना दे, लेकिन यहाँ पर 7 साल की सजा होगी और जुर्माना। ठीक, याद रखेंगे और अपने जीवन में भी समझिए। कभी दूसरी विवाह के बारे में कभी विचार मत कीजिए, या सोच समझ के विवाह करें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है आपका 495। कौन सा आर्टिकल है, 495। इसमें लिखा हुआ है कि छिपा कर कोई पति या पत्नी, ठीक, विवाह करे, मतलब पति जीवित पत्नी के रहते हुए क्या करे, विवाह करे छिपा कर, तो क्या होगा, 10 साल की सजा है। 10 साल की सजा है। और क्या है, और क्या है जी, जुर्माना है। दोनों में क्या अंतर है, समझ में आया। ठीक, इसमें 7 साल मतलब उसने छिपाया नहीं है, लेकिन दूसरे मामले में छिपाया है। ठीक, महिलाओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे पुरुष मिलेंगे आपको जिनका विवाह हो चुका है और उसके पश्चात भी क्या करते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। तो आप सीधे जाइए और कितने साल की सजा होगी संबंधित व्यक्ति को, 10 साल की। ठीक, इससे क्या होगा, जो समाज में बहुविवाह था, हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम जो भी आपका आया 1956 में, उसमें भी पूर्णतः जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। याद रहेगा, याद रहेगा जी। तो एक सामाजिक कुरीति क्या थी, सती प्रथा, उसको समाप्त कर दिया गया। कौन सा अधिनियम के माध्यम से, सती निवारण अधिनियम 1987 के माध्यम से। बहुविवाह को समाप्त करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1861 में आपका जो है धारा 494 और धारा क्या 495, मतलब 2 सामाजिक कुरीतियां जो हैं सामाजिक विधि के माध्यम से क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं।
याद रहेगा, ठीक। उसके बाद और कोई ले लीजिए आपका महत्वपूर्ण, हाँ एक बाल विवाह ले लीजिए, एक और है बाल विवाह, ठीक। ये भी एक क्या है, सामाजिक कुरीति है, लिख लीजिए बाल विवाह, लिख लीजिए बाल विवाह, ठीक। बाल विवाह के लिए सबसे पहले क्या है, ठीक, अधिनियम बना हुआ था। कब अधिनियम बना था? हरविलास सारदा का नाम आपने सुना है, ठीक। सारदा एक्ट के नाम से भी जाना गया बाद में इस एक्ट का नाम क्या कह दिया गया, सारदा एक्ट कह दिया गया, ठीक। तो हरविलास सारदा के प्रयास से ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 से बना था, लिख लीजिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 से बना था, ठीक। इसमें क्या किया गया था, 18 वर्ष किसके लिए, मेल के लिए, और 14 वर्ष किसके लिए, फीमेल के लिए। विवाह की आयु क्या रख दी गई थी, 18 वर्ष मेल के लिए और 14 वर्ष किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक। सारदा एक्ट के नाम से फेमस है। कौन से एक्ट के नाम से फेमस है? सारदा एक्ट के नाम से फेमस है, ठीक। उसके बाद फिर मैंने कहा हमने इसके एज इट इज स्वीकार कर दिया, लेकिन अधिनियम क्या नहीं हो पाता, प्रासंगिक नहीं रह पाता, तो हम क्या करते हैं उसमें संशोधन कर देते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट को किसी विधि पे संशोधन करने का क्या है, पूर्ण अधिकार है। तो जो लेटेस्ट अधिनियम बना हुआ है, लिख लीजिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, लिख लो इसी के स्थान पे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, लिख लीजिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसमें आयु क्या है, सबको पता है, 21 साल और कितनी साल, 18 साल। मतलब पुरुषों के लिए कितना साल कर दिया गया है, 21 साल, और महिलाओं के लिए कितना कर दिया गया है, 18 साल, ठीक। इसमें से और अच्छी अच्छी धाराएं हैं, जैसे कुछ धाराओं को आप लिख लो, आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे आपका जो है धारा 9 है, धारा 9 क्या कहता है, यदि कोई पुरुष जो है, लिख लीजिए यदि कोई पुरुष जो है उसकी आयु क्या है, 18 वर्ष से कम है, और वह क्या करता है, विवाह करता है, यदि वह पुरुष क्या करता है, विवाह करता है, तो इसको कितने साल की सजा हो सकती है, 2 साल की, या क्या हो सकता है जुर्माना, या क्या हो सकता है दोनों, ठीक। याद रखिएगा, याद रहेगा। और जुर्माना भी कितने लाख का हो सकता है, 1 लाख तक हो सकता है। धारा 9 कहता है कि 18 वर्ष से जो है कम उम्र का पुरुष जो है अगर विवाह करता है, सभी बच्चे सावधान रहें, हालांकि इसमें से अधिकांश बच्चे जो हैं उनकी आयु क्या होगी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें है कि कोई पुरुष जो है 18 वर्ष से कम उम्र की महिला है से क्या करे, विवाह करे, ठीक है। तो कितने साल की सजा हो जाएगी, 2 साल की, या जुर्माना होगा या तो फिर क्या होगा, दोनों होगा। याद रहेगा। मतलब जो भी पुरुष है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो उम्र है 21 से कम है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला से विवाह करने की इच्छा रखते हो, तो सावधान रहिए, अगर आप विवाह कर लेते हैं तो एक प्रकार से क्या है, अपराध है, ठीक। उसके बाद आपका जो है धारा 10, धारा 10 लिख लीजिए, ठीक। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह का अनुष्ठान करता है, जितने भी लोग हैं, अगर अनुष्ठान में तो समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है, विवाह करने के लिए व्यवस्था बना दी गई है, जिसमें कोई भी एक जो वरिष्ठ ज्ञाता होता है, ज्ञानी होता है, क्या करता है, विवाह कार्य को संपन्न कराता है। तो यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह अनुष्ठान कराता है तो उसको 2 साल की सजा है और जुर्माना है। मतलब आपको कितने साल जाना पड़ेगा, 2 साल की सजा, ठीक, और क्या है, जुर्माना है। याद रखिए भैया, आज के बाद जब कभी भी आप जाते हैं विवाह वगैरह या विवाह संस्कार कराने के लिए, तो पहले पता कर लें कि बाल विवाह तो नहीं हो रहा है। बाल विवाह मतलब किसी भी एक व्यक्ति की जो है आयु जो है कम है, मतलब अगर पुरुष है उसकी आयु 21 से कम है, या महिला है उसकी आयु किससे कम है, 18 से कम है, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, बाल विवाह कहलाएगा। तो बाल विवाह के अनुष्ठान को भी क्या कर दिया गया है, दंडनीय अपराध बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त सबसे अच्छी बात है, यदि कोई व्यक्ति जो है इस विवाह में शामिल होता है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसके माता पिता हों या उसके मित्र हैं, उनको भी क्या बनाया गया है,
अपराधी बनाया गया है। तो लिख लीजिए, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करना, लिख लो, बाल विवाह के अनुष्ठान का, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करना तथा उसे अनुज्ञात करना, अनुज्ञात मतलब अनुमति देना,